अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैसरवाम के साथ मैं हूं अफजुल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से जहां टैक्स टारगेट पर असरात मुरतब हो रहे हैं, वहाँ मौजूदा टैक्स पेयर भी परेशान है। क्या हुकूमत इस दफ़ा टारगेट पूरे कर पाएगी? IMF को अपने एतमाद में ले पाएगी? क्या होने वाला है? क्या वाकई कोई उम्मीद की किरण है जो नज़र आ रही है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, और उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब। आप साबिक नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, और लाइन पर मेरे साथ मौजूद होंगे रज़ा अशफाक साहब। आप सेल टैक्स के ऑफिसर हैं और सेक्रेटरी हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, और मुझे ज्वाइन करेंगे लाइन पर असद हनीफ साहब। आप माहिर टैक्स अमूर हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, सबसे पहले जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं, हमारे टारगेट्स पिछले साल नवंबर में 17% कम रेवेन्यू ग्रोथ इस दफ़ा हुई है, और पिछले साल मुआशी ग्रोथ थी हमारी 6% थी, लेकिन इस बार वो माइनस में जा चुकी है। इस सारे सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अब जो हालात हैं उसकी नहज पे अगर हम बात करें तो पिछले साल का इस साल के साथ कंपैरिजन जो है मेरा ख्याल है कि नहीं बनता। उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आपकी डिवेल्यूएशन हुई है, ठीक है, वो सबसे बड़ा आंसर है। फिर उसके बाद अभी जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस आपका इस वक्त कंटिन्यू कर रहा है, उसमें जो आपकी सिचुएशन है इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स की और फॉरेन एक्सचेंज के रेफरेंस पेमेंट्स की, वो बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है। अब उसमें जो सारे इस सिनेरियो में जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से हम ज़्यादा मुश्किल में हैं, वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है इस वक्त ओपन मार्केट का, और जो बैंक का रेट है उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो उसका इस वक्त जो फ़र्क है तकरीबन 20 से 25 रुपए का है। जो 225 रुपये का है वो भी नहीं मिल रहा, वो भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसका नुकसान क्या हुआ एक्सचेंज का जो कम होना है। एक तो जो बाहर हमारे एक्सपेट्रियाट हैं वो भी हमेशा बैंक के थ्रू ही भेजते थे, लेकिन इस वक्त जितना मार्केट का डिफरेंस है वो भी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम अपना जो पैसा है उसको बैंकिंग चैनल की बजाय किसी और मींस के ज़रिए भिजवा दें। और अल्टीमेटली हर शख्स का जो गोल होता है वो पैसे बनाना है, और वो उसमें अपने जो ज़्यादा अमाउंट है उसको इन कैश कर रहा है। एक ये मेन रीज़न बनी। फिर उसके बाद आपकी आहिस्ता आहिस्ता ये देखें चीज़ें फौरी नहीं हुई। ये पिछले 3 4 5 महीनों से जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ हम जा रहे थे, उसमें क्या हुआ कि आपकी इंपोर्ट कम होना शुरू हो गई। इंपोर्ट की पेमेंट्स आपके पास कम होना शुरू हो गई, बैंकों के पास जो रिज़र्व थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए, और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का एक साइकिल था वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होता हुआ इस वक्त जो है वो बहुत सारे जो यूनिट्स हैं, इवन बड़े जो टेक्सटाइल यूनिट हैं, उन्होंने भी, आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि टेम्परेरी जो शटडाउन है उसका अनाउंस कर दिया। अब जब ये सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो आपके टैक्स टारगेट्स पूरे होंगे ना, क्योंकि डे वन से ही एक चीज़ मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो आपने डायरेक्ट टैक्सेस की भी कलेक्शन है, जो आपने इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में रख ली है, विद होल्डिंग की सूरत में रख ली है, ये जिस दिन थोड़ा सा हमें झटका लगेगा हम उस दिन प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी कहते रहे, बारहा हमने बार लेवल से भी बात की, जब भी हमने इनको प्रपोजल भेजी मिनिस्ट्री को, FBR को, तो हमने इनको एक ही बात कही कि आप अपना विद होल्डिंग के ऊपर इन्हिसार कम करें, जो एक्चुअल टैक्स कलेक्शन है हम उसको अपनी बढ़ाएं, और दूसरी बात ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने हैं इन पे हम अपना इन्हिसार कम करें। होता क्या है, जो हमारे मुल्की हालात हैं उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे इन्हिसार कम करने की बजाय हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के इन्हिसार भी बढ़ाया, और जो डायरेक्ट टैक्स की विद होल्डिंग की कलेक्शन थी उस पर भी हम मैक्सिमम चले गए। मतलब अल्टीमेटली जो अब सिचुएशन बनी उसमें इन चीज़ों का, जब इंपोर्ट आपकी डिस्टर्ब हुई है तो तमाम चीज़ें आपकी नीचे की तरफ आ गई, कोलैप्स होने पे आ गई। अच्छा कमर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं होंडी को और हवाला को फ़रोग दिया जा रहा है, जिस तरह डॉलर की सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल डॉलर के रेट के कम ऊपर नीचे होने से सारी सूरत हाल पैदा हुई है, या कोविड में हमने देखा है जब बिल्कुल लॉकडाउन रहा है उसके बावजूद हम मुआशी तौर पर स्टेबल रहे हैं, हमारे रेवेन्यू टारगेट पूरे होते रहे हैं। इस साल सैलाब भी आया है, और सैलाब से ज़्यादा तबाहकारियाँ आप नहीं समझते सियासी और मुआशी जो अदम इस्तेहकाम उसकी वजह से सारे क्लैश? जी देखें, इसमें तो कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है ना। जब तक आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक लोग आपके पास नहीं आएंगे, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएगा कोई शख्स। जो आपके पास लोगों के पास पैसे हैं वो भी खींच के पीछे हाथ खींच के बैठ जाएंगे, और यही हुआ ना अभी कि हर शख्स ने अपना हाथ खींच लिया पीछे।
जो ऑन गोइंग एक प्रोसेस था आपका मैन्युफैक्चरिंग का और ट्रेडिंग का, बिजनेस का, वो भी हाल्ट हो गया इस वक्त आके। उन लोगों ने जो बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते थे, उन्होंने भी पैसा इस वक्त रोक लिया कि यार पता नहीं क्या सिचुएशन हो जानी है, किस तरफ हालात ने चले जाना है। उस वजह से ओवरऑल क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक आपका इस वक्त चाउस की सिचुएशन है, ये सारे का सारा हमने इनहेरिट तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से किया है ना। जो पीछे से हम देखें ना कि हम कंटिन्यूस आप 2000 से चलें और उसके बाद 2010 आ गया, 2010 के बाद 12-13 से हमने ऐसी इस तरह की एजिटेशन की फिर से सियासत शुरू की कि मुसलसल चीज़ें जो हैं हमने अपनी चीज़ों को किसी एक नहज पे कंटिन्यू करने नहीं दिया सेटअप को। हर जो भी गवर्नमेंट आई उसको अपोजिशन ने स्टेबल नहीं होने दिया, जो भी अपोजिशन आई उसने ये समझा ही नहीं कि हमारा मुल्क है, हमने मिल के चलना है। हर गवर्नमेंट ने अपने एक अंदाज से चले और हर अपोजिशन ने एक अपना किरदार अदा किया, और उससे ऊपर आपकी माशाल्लाह जो खूबसूरत और ताकतवर फोर्सेस हैं, उन्होंने भी अपना पूरा हिस्सा डाला। क्योंकि आप पाकिस्तान टैक्स बार को देख रहे हैं, पाकिस्तान टैक्स बार माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में तमाम टैक्स बारें उसके नीचे हैं, उनको सबको देख के चलती है। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब का बड़ा एक अहमियत है, वो इकनॉमिक्स में बहुत एक्सपर्ट है, वो भी डॉलर पे इस पे ग्रिप पे अपनी ग्रिप नहीं कर पाए। इसकी क्या वजह? तो इंटरनेशनल तौर पे हम कमज़ोर हो रहे हैं या जानबूझ के ये किया गया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें शायद जानबूझ के भी की जा रही हैं। लेकिन पहले भी एक जब शुरू में ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो उस वक्त आपके कुछ बैंक इन्वॉल्व थे, कुछ आपके लोग इन्वॉल्व थे, जिस तरह इसहाक़ डार साहब ने बताया माफिया था जो काम कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं, और अब भी वही माफिया काम कर रहा है, अब वो डिफरेंट अंदाज से काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या है कि ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट की गई, डॉलर की शॉर्टेज की एक सिचुएशन क्रिएट की गई। देखें उसमें अभी कल ही एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने कहा जी हम इसकी स्मगलिंग रोक नहीं पा रहे, जी डॉलर की जो स्मगलिंग है वो हो रही है। इस्माइल साहब भी इसका तो इकरार कर चुके हैं जनाब, हम अब देखें ना, अगर ये हो रही है तो फिर ये किसका काम है रोकना? ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के पास इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये उनका काम है। आप इसको रोकें ना, अगर आपके नॉलेज में है। वो लोग कितने ताकतवर हैं, क्या वो स्टेट से ज़्यादा ताकतवर हैं? तो आप उन पे हाथ डालें। इसहाक़ डार साहब भी कराची गए थे, वो भी बेबस नजर आए थे, वो उनके सामने। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि क्या अब गवर्नमेंट भी बेबस है और आपके इदारे भी बेबस है। इतना बड़ा आपने स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, तो ये किस लिए बनाया हुआ है? अगर ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो इनको पकड़े ना भाई, उठाएं इनको। जोर सारा चलता है ना मौजूदा टैक्स पेयर पे, माफिया को हाथ डालने की। इमरान खान साहब ने एक अपनों का बंदा जहांगीर तरीन, जिसको वो कहते थे इमरान खान साहब की वो ATM है, तो उनको ही छेड़ा था ना, वो चीनी के ऊपर, शुगर के ऊपर। तो एक वो पूरी हुकूमत उल्टा के दिखा दी उन्होंने। ये भी तो है ना सर, माफिया छोटा तो नहीं है कोई भी, वो किसी भी जमात से ताल्लुक हो उसका। शायद उस शख्स का उतना किरदार न जितना खान साहब की अपनी गलतियां थी उसमें शामिल है कि उन्होंने पे दर पे ऐसे फैसले लिए कि जो मैं समझता हूँ कि उनकी इस डाउनफॉल का बायस बने। और अभी भी जो जिस तरह के वो स्टेप्स ले रहे हैं, देखें आपने अपनी ज़ात को बाद में रखना, पहले आपने मुल्क का सोचना है। तो जब आप एक नारा लेके चलते हैं, आप एजिटेशन की सियासत करते हैं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान इस मुल्क का होता है, और उस सबसे ज़्यादा नुकसान एक आम शख्स का होता है जो डेली बेसिस पे कमा के खाता है। अच्छा, जब उसका रोज़गार रुकता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कमर साहब, आप 3 साल 3.5 साल हुकूमत रही, उन्हें सब उल्टे फैसले समझो किए, लेकिन आपका टैक्स पेयर खुश था, आपके ताजर खुश थे, आपके टारगेट पूरे हो रहे थे। वो क्या वजूहत थी? नहीं, उसमें देखें ना, उस पीरियड में आपकी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, और जब इंपोर्ट्स बढ़ी हैं तो अल्टीमेटली आपकी टैक्स कलेक्शन ठीक हो जाती थी ना। टैक्स कलेक्शन का तो देखें कभी भी ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं, ये मैं समझता हूँ इसमें कोई FBR का कमाल नहीं था। ये तो आपकी जो आपने लग्जरी की कुछ इंपोर्ट की और बाकी जो चीज़ें थी, बेसिकली हम एक ट्रेडिंग कंट्री बन के रह गए ना। तो जो इंपोर्ट आती थी रॉ मटेरियल की सूरत में आ गई कुछ, और बाकी जो थी फिनिश गुड्स आती थी, उसके ऊपर जो टैक्स आ जाता था वही आपका टैक्स टारगेट पूरा वही टारगेट। अभी एक और देख लें डिफरेंस जो है, आप सिर्फ इंपोर्ट वाले को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिकनसाइल करके देख लें, जो बेसिक बाकी टैक्स कलेक्शन थी वो अपनी जगह मौजूद है। आपका जो मेन शॉर्टफॉल आया है वो इंपोर्ट की वजह से आया, इंपोर्ट के रुकने की वजह से, उसकी वजह से आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो, मैं आशिक अली राना साहब, आप भी दूसरे ममालिक के भी दौरे करते हैं, इंटरनेशनल तौर पे आप टैक्सेशन को भी देखते हैं, पाकिस्तान के टैक्स को तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इस सारे सिनेरियो में जो हुकूमत ने किया, ये 8-9 माह में क्या तो ऐसा तूफान गिरा, या हमने जो बजट पेश किया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022,
जिसमें तमाम कोशिश की गई, जो लोग पहले 0 रुपया टैक्स देते थे रिटर्न में, उनसे भी 5-10 हज़ार रुपया इस साल वसूल किया गया। उसके बावजूद जो टैक्स पेयर भी आज परेशान है और टैक्स कलेक्टर भी परेशान है और टैक्स कंसल्टेंट है वो भी परेशान है। ये क्या सूरत हाल है सारी? अभी आपने देखा है जैसे हुकूमत ये नई सेटअप बना है, इस सेटअप बनने की वजह से जो टैक्स पेयर्स हैं वो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है। मुल्क के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है तब होती है जब स्टेबिलिटी हो। अगर किसी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉलिसीज़ जो है वो ऐसी हैं कि आज हुकूमत है कल नहीं है, उस वजह से हुकूमत पे इतमाद ना करते हुए लोगों की इन्वेस्टमेंट रुक गई है। आप भी देखें टेक्सटाइल जो हमारा है, जब से कमर साहब फरमा रहे थे, वो तो बिल्कुल बंद हो चुका है। इम्पोर्टर्स हमारी इम्पोर्ट नहीं होगी, हमारा मुल्क इम्पोर्ट कंट्री बेस करता है। हमारी जितनी मशीनरी यहाँ लगती हैं या जो इंडस्ट्री लगती है वो सारी इम्पोर्टेड मशीनरी पे लगती है, इम्पोर्ट वो रुक गई। इसी तरह जो किसी रॉ मटेरियल आना होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर, वो भी इम्पोर्ट नहीं हो रही। तो जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहर के मुल्कों में लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो मुल्क के अंदर देखते हैं कितनी ही मुल्क इनकी स्ट्रॉन्ग है, इस मुल्क के अंदर हुकूमत कितनी हमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो जब तक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, मुल्क की पॉलिसी ऐसी नहीं बनेगी, तब तक टैक्स रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं हो सकता। नहीं आशिक साहब, आप सुपर टैक्स लगाया, 7E लगाया, CVT लगाई, वो सारे टैक्सेस लगाए, लोगों ने पैसा अपना कारखाने बंद करके बिजली के बिल रेट बढ़ाए, वो सारा माफिया जो अपनी फैक्ट्री बंद करके वो माफिया की जगह साथ मिल गया, डॉलर की सब ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। तो वो तो बेहतरीन तरफ वो ज़्यादा डबल पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो हज़ारों के तादाद में लोग बेरोज़गार हुए, फैक्ट्रियाँ बंद हुई, कारखाने बंद हुए, उसका सारा नुकसान तो मुल्क के लिए है। जी, वो ये है कि अभी जो हुकूमत है वो अपने सिर्फ अपने ज़ाती जो है नूरा कुश्ती में लगी हुई है, अपनी सीट्स बचाने में, हुकूमत बनाने में। मुल्क की तरफ अभी हुकूमती जो है लोग देख नहीं रहे। ठीक है, जैसे इसहाक डार साहब एक तजर्बाकार एक हैं फिनांस मिनिस्टर जो हैं, लेकिन उस तरह उनसे बेबस है। अब देखें ना, उन्होंने कहा था डॉलर हम 200 से नीचे लेकर आएंगे, वो डॉलर नीचे नहीं आया। जब उनके आने से थोड़ा सा एक जो स्पेकुलेशन हुई है, वो छुट्टियां थी, 3-4 दिन की छुट्टियां थी, जिसकी वजह से वो रेट कम हुआ था डॉलर का भी। तो अब ये है कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जब हमारी जो डिवैल्यूएशन इसी वजह से हो रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लग रही। अच्छा आशिक साहब, ब्रेक से जाने से पहले पॉलिसी नहीं है मुल्क की। चौधरी साहब ने एक बात की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, अगर इंपोर्ट बंद होगी तो टारगेट आपके रुक गए, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस? क्या उस पे हम आज अगर डायरेक्ट टैक्सेस को फोकस करें या इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस करें, इंपोर्ट हो या ना हो, फिर टारगेट पूरे हो सकते हैं? तो वो किस तरह हो सकते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आशिक साहब, टारगेट अचीव करने के लिए हुकूमत को मैं समझता हूँ कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त एक अच्छी ज़रूरत है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस डायरेक्ट टैक्सेस में करनी चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स? जी, डायरेक्ट टैक्स पे करनी चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स पे जो ऑलरेडी हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ये देखने की ज़रूरत है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इनका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। बेसिकली जो हमारे FBR के मुलाजमीन हैं ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे होते हैं, अपने ही कामों में ये मशगूल हैं, बजाय ये देखने के कि असेसमेंट ऑफ टैक्स किस में करनी चाहिए। तो इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि इनको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाएँ, बजाय एग्जिस्टिंग टैक्स पर बोझ डालने के। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वही 161 का ऑडिट भी वही करवा रहा है, 177 में वही सिलेक्शन हो रही है उसकी की, तो उन्हीं में बोझ डालने की बजाय, उन्हीं को नचोड़ने की बजाय ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाएँ। और उसके अलावा ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे लोग फ्रेंडली पॉलिसीज़ हों, लोग टैक्स नेट में आने के लिए खुशी महसूस करें, बजाय इनके अकाउंट अटैच करने के, खौफो खराज करने के, हरासमेंट करने के, ये तरीके को छोड़ना चाहिए। पॉलिसी में तो आशिक भाई कोई टैक्स भी नहीं देगा, प्यार से तो कोई टैक्स नहीं देता। लेकिन मामला ये है, अगर वो फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी भी हैं तो फिर ऐसा कोई लाहेअमल बनाना चाहिए जो वो बंदा ये सोचे अगर मैंने कोई फ़ायदा उठाना है हुकूमत से तो मुझे टैक्स नेट में आना पड़ेगा। हमें तो फ़ायदा नज़र आना चाहिए ना, वो फ़ायदा क्या है, फिर वो फ़ायदा दिखाना चाहिए। फ़ायदा तो भी कोई नहीं है कि इन्होंने फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट दिया है जिसकी वजह से लोग टैक्स नेट में आते हैं। वो तो ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। CNSE की शर्त ख़त्म कर दी, POS हम ओस लगाना चाहते हैं, शर्त हम CNSE ख़त्म कर रहे हैं, फिर किस तरह होगा? इसका ये है कि फिर इम्पोर्ट पे जो आप आगे LC पे पाबंदी लगा रहे हैं, जो इम्पोर्ट से टैक्स कलेक्शन होती थी
एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट होता था, अगर वो भी बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव में हो जाएगा। अभी 31 दिसंबर को जो लेटर ऑफ क्रेडिट पे 3 माह के लिए पाबंदी इंपोर्ट पे लग रही है, तो आप समझते हैं फिर सारा वजन ही मौजूदा टैक्स पेयर को सारा आ जाएगा, मौजूदा FBR टैक्स का। पे आ जाएगा। और कई लोगों की इंपोर्ट अभी भी फंसी हुई, डैमेजेस लोग पे कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोगों की इंपोर्ट रुक जाएगी, तो कारोबार बंद हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हो जाएगी मुल्क के अंदर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसीज में नजरसानी करनी पड़ेगी। पॉलिसीज इमरजेंसी भी तो हमारे मुल्क में कभी भी नहीं हुई है, हमेशा इमरजेंसी रही है। इमरजेंसी की सूरत में हर वक्त मुल्क होता है, तो फिर ऐसी सूरत में किस तरह पॉलिसीज बन सकती हैं आशिक साहब? पॉलिसीज जो मौजूदा हालात हैं, हुकूमती लोगों के अंदर जो तशवीश पैदा हो रही है उसको ख़त्म हो, ताकि लोगों को ये पता हो कि मुल्क के अंदर आशिक साहब सिचुएशन नहीं है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन छोटा सा सवाल आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ। जो विल्ड होल्डिंग एजेंट्स हैं पाकिस्तान में जितने भी हैं FBR के, अगर उनका ही ऑडिट कर लिया जाए, उनके वाकई पैसे खजाने तक जा रहे हैं या महकमे के बंदों के पास जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इंपोर्ट की ज़रूरत रह जाती है? मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन ये सवाल आपकी तरफ पहले छोड़ के जा रहा हूँ। चौधरी साहब, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात अभी आशिक साहब ने की, आप समझते हैं उनको बंद करने से उसका और कुछ सोल्यूशन है, हल है? एक फर्म पॉलिसी बनाएं, कोई भी गवर्नमेंट आए उस पॉलिसी से इनहराफ ना करे। रही बात टैक्स कलेक्शन की और टैक्स वाले मामलात की, देखें इसमें आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप नए एवेन्यूज़ जो हैं उनको तलाश करें और जो आपके प्रोग्रेसिव बिजनेस हैं उनको टैक्स करें। और मैं आपको याद होगा कि हमेशा एक बात कहता था कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर दी है, आपने सारा पैसा डंप कर दिया, इसकी आपको कोई आउटपुट नहीं आएगी। आज मुझे बताएं, एक प्लॉट या एक सोसाइटी कितने लोगों को रोजगार दे रही है? फिर 7 ठीक एक प्लॉट जो है वो, अगर उसके उस पर मैं आपको बात करता हूँ, वो लीगली एक डिफरेंट डिबेट है। एक प्लॉट की जो कीमत है वो 8 से 10 करोड़ रुपया है, वो एक बंदे को रोजगार नहीं देती है। लेकिन यही पैसा अगर बिजनेस में लगता, उसमें चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार का एक नया वसीला बनता। ठीक है, पैसे को डंप करना जो है वो सबसे बड़ा हमने नुकसान किया। दूसरा, हमने अपनी जो ओवरऑल हमारा मौसम है उसकी हम खराबी का बायस बने कि हमने जो ग्रीन एरियाज़ था उनको ख़त्म किया, उसका हमने अनाज की अब आगे किल्लत आएगी, आपको ये चीज़ें देखने में आएंगी कि जो हमारा ग्रीन फील्ड एरिया था हमने उसकी तबाही कर दी। फ्रूट वाला जो बड़ा अच्छा एरिया था हमने उसकी तबाही कर दी हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए। जी। ये तमाम चीज़ें अब इनको ठीक करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, उसके मुताबिक चलें। और रही बात टैक्स कलेक्शन की, देखें जब इंपोर्ट आपकी रुकेगी तो डेफिनेट आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी कम होगा, डायरेक्ट टैक्स भी कम होगा। बात है। इसके लिए आपने इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइवल की तरफ लेके जाना है। ये आप कहें कि 2, 4, 6 दिन में, 6 महीनों में काम हो जाए, ये कोई नहीं होने वाला। ये अब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी वाली बात है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के आगे चलें, बिज़नेस को प्रमोट करें और लोगों को, कुछ लोगों के पास इसमें कोई शक नहीं है, आपने जो बात की, बहुत सारा पैसा है, उसका राइट है कि अगर उसने टैक्स पेड, उसके पास पैसा है तो वो उस पैसे को एंजॉय करे, जैसे चाहे खर्च करे, अपने अखराजात करे। उसके साथ आपके पास इस वक्त भी एक बहुत बड़ी ब्लैक इकोनॉमी की मार्केट है। आप उस पैसे को नेशनल ग्रिड में लाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करें। बिज़नेस की लोगों को प्रमोशन के लिए आप एग्जम्पशंस दें, वो लोग उन बिज़नेस की जो स्कीमें हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करें, आप इंडस्ट्री को लगाएं और फिर आप इस मुल्क को लेके चलें आगे और इसको चलाएं। अच्छा कमर साहब, रही एक इसमें से पॉइंट आपका रह गया, जो आपने 7E वाली बात की। देखिए 7E आपने लगाना था तो उसका ये तरीका नहीं था। प्रॉपर्टी के ऊपर को टैक्स अगर लगाना है 18th अमेंडमेंट के बाद, तो ये सूबों का इस्तेहकाक है। और हमने तो आज तक 22 साल में यही पढ़ा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ये रियल इनकम टैक्स करता है, रियल एक्सपेंसेस की बात करता है। तो पहली दफ़ा हमने फ़र्ज़ी इनकम की बात की और फ़र्ज़ी इनकम को सिर्फ फर्जी इनकम की बात नहीं की, फर्जी इनकम को हमने टैक्स भी कर दिया। हमने 75 साल बाद ये समझा WWF है, ये सूबाई टैक्स ये है, सूबाई टैक्स है। और तो उसको हम समझ सके 7E को भी जी कलेक्शन जो है वो FBR करना चाह रहा है, लोगों को आज भी नोटिस दे रहे हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने फेवर टैक्स पेयर की फेवर में डिसाइड किया कि अब सूबों का काम है कलेक्ट करें। FBR उस पर भी वजह है, आज भी WWF के नोटिस अब भी दिए जा रहे हैं। देखें बात यह है कि हम हर जगह हमने अपनी जो लिमिट्स हैं, कानून ने हमारे किरदार को मुतय्यन किया, हम सब लोग अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। कर जाते हैं। तमाम इदारों ने ये काम किया है कि अपने लिमिट से जाके काम बाहर करते हैं,
जो असल अपना काम है वो कोई नहीं करना नहीं चाहता। आशिक साहब, मैंने आपकी तरफ एक सवाल छोड़ा था। जी यूबी साहब, मैं कमर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। इस वक्त हमारे हुकूमती जो ज़राए हैं उनको एक चार्टर ऑफ मईशत पे साइन करना चाहिए। मसाक मईशत बहुत ज़रूरी है, इस वक्त की ज़रूरत है। आशिक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, 2-3 मॉडल मेरे जहन में है। जी जी कमर साहब भी, मैं चाहूँगा आपसे बहुत कुछ सीखूँ मैं, और हमारे नाज़रीन भी समझ सकें। लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा अशफाक शेख साहब। आप सेक्रेटरी हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। रज़ा अशफाक शेख साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मौजूदा हालात में जब सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम चल रहा है, इसमें जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है? FBR ने इस माली साल में, जो कि जुलाई से शुरू हुआ और नवंबर तक इस वक्त इसके 5 महीने जो हुए हैं, इन 5 महीनों में FBR ने हर महीने में अपना टारगेट अचीव किया है। और अगर हम पूरे 5 महीने का यानी कि जुलाई से नवंबर तक की बात करें तो हमारा जो टारगेट था 2680 बिलियन का था, जबकि हमने FBR ने ना सिर्फ इसको अचीव किया है बल्कि इसको सरपास किया है और 2688 बिलियन इसमें हमने कलेक्शन की है, जो कि लास्ट ईयर 2330 बिलियन के मुकाबले में 15.3% ज्यादा है। इसी तरह से यहां पे ये बात भी काबिल जिक्र है कि इन्हीं 5 महीनों में FBR ने 135 बिलियन के रिफंड्स की पेमेंट की है, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में 124 बिलियन थी, यानी कि हमने 11 बिलियन रिफंड्स ज्यादा पे किए हैं। इस सारी सूरत हाल में मैं जो गुजारिश करना चाहता था वो ये था कि अगर हम ग्रॉस टैक्स कलेक्शन की बात करें तो पिछले साल FBR की इन 5 महीनों में जो ग्रॉस कलेक्शन थी वो 2454 बिलियन थी, जबकि इस साल इन्हीं 5 महीनों में FBR ने 2823 बिलियन कलेक्ट किए हैं। इसमें जो बात ज्यादा काबिल जिक्र है वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में हमने 43% इसमें इंक्रीज किया है। और अगर हम सिर्फ इसी महीने की बात करें जो नवंबर अभी गुजरा है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, तो नवंबर में पिछले साल 480 बिलियन की कलेक्शन की और इस साल नवंबर में हमने 538 बिलियन की कलेक्शन की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 11.5% ज्यादा है। और FBR ने ना सिर्फ इन रेवेन्यू के टारगेट्स को, रवायती जो रेवेन्यू है उसको अचीव करने के साथ साथ जो रिकवरी है उसमें भी बेतहाशा इजाफा किया है। और इसमें अगर इनकम टैक्स साइड पे हमने जो रिकवरीज पिछले साल के 5 महीने में 11.69 बिलियन की थी, इस साल हमने 24.17 बिलियन की है। और ये पिछले महीने नवंबर में FBR ने 8.98 बिलियन रिकवर किया है इनकम टैक्स की मद में, और इसमें हमने पिछले साल इसी नवंबर में सिर्फ 6.65 बिलियन की रिकवरी की थी। तो मीनिंग देयर बाय कि हमने ये जो अभी तक हर महीने का टारगेट अचीव किया है, तो ये जो बाकी मानदा महीने हैं इस साल के, जो इस फाइनेंशियल ईयर के, इसमें मुझे पूरी यकीन है, पूरा अल्लाह के फजलो करम से हम ये सारे टारगेट ना सिर्फ अचीव करेंगे बल्कि हम इनको सरपास करेंगे। रज़ा साहब, ये भी बताइएगा, अगर 31 दिसंबर से लेटर ऑफ क्रेडिट पर 3 माह के लिए इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई तो आपके टारगेट्स किस तरह पूरे होंगे? पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूं कि ऐसा इंशाल्लाह कोई मसला पैदा नहीं होगा और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा मसला आया भी तो मैं ये समझता हूं कि हमने जिस तरह से अपने पिछले टारगेट्स को अचीव किया है, इसमें आपको पता है कि इंपोर्ट पर बड़ी इस वक्त कॉन्ट्रैक्शन है और सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट पे हम नेगेटिव में जा रहे हैं, और इसके साथ साथ चूंकि पेट्रोलियम पर हम कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहे, तो इसके बावजूद मैं समझता हूं कि FBR ने अपने इन 5 महीनों के टारगेट्स को ना सिर्फ अचीव किया है बल्कि सरपास किया है। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बनती भी है तो FBR अपने टारगेट्स को हर सूरत में भरपूर तरीके से ना सिर्फ अचीव करेगा और अल्लाह के फजलो करम से उसे भी सरपास करेगा। जी, बहुत शुक्रिया रज़ा अशफाक शेख साहब, आपने हम टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं असद हनीफ साहब, अब माहिर टैक्स अमूर हैं,
और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं असद हनीफ साहब। मौजूदा हालात में जब सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम चल रहा है, हर शख्स परेशान है, मौजूदा टैक्स पेयर भी परेशान है, ऐसी सूरत में सर्वाइवल किस तरह मुमकिन है? कई सालों से देखा है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज रहा है वो टैक्स कलेक्शंस पे रहा है, ना कि जो हमने कोई ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड बैलेंस के ऊपर हमने इतना काम नहीं किया। हमने बहुत सारे टैक्स के मेयर्स लिए, टैक्स कलेक्शंस हमने उसके अहदाफ को हमने अचीव किया, मगर ये सारा एक्सपीरियंस करने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने आया है। हमारी मुल्क की आबादी जो है वो बढ़ती रही, कंज्यूमेबल आइटम्स को हम इंपोर्ट करते रहे, इंपोर्ट्स के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर लिया, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक खसारे की सूरत में हमारे सामने चीज़ें आईं। तो अब हमें इसमें बहुत सारे ऐसे मेयर्स लेने हैं जिसकी वजह से हम इस खसारे को कम कर सकें। डेफिनेटली उसमें एक जो सबसे बड़ा मेयर है वो है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट इज़ ओनली द वे टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ डेफिसिट। लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ हमें अपनी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस है उसके ऊपर भी काम करना है। हमें देखना होगा कि हमने कौन सी हमारी जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी हम किस तरह लोकल लेवल पे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ताकि जो उसका एक बैलेंस है उसको हम जो कर सकें। इधर से हमारी एक्सपोर्ट भी जो है उसमें भी इंक्रीज़ आए और उधर हमारी जो इंपोर्ट की जो प्रोडक्ट्स, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, उसकी भी लोकल प्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, इसमें डेफिनेटली एक जो हमारे जो रॉ मटेरियल है, ख़ाम माल है, उसके ऊपर भी हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बाहर से आती हैं। इस तरह हमने बहुत सारा काम जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मोबाइल इंपोर्ट्स हैं, अब हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। इसी तरह वहीकल है, गाड़ियां हैं, उसकी सिर्फ असम्बलिंग हो रही है, उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया। इसके अलावा अब जिस तरह हम अगर अपनी गर्मियों में देखते हैं कि हमारे पास कमी होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, और उस टाइम हमारे पास जो गैस है वो होती है सरप्लस में पड़ी होती है। इसी तरह जैसे विंटर आता है तो हमारे पास डेफिसिट हो जाता है गैस का, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सरप्लस में पड़ी होती है। उसके ऊपर एक हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि हम जब हमें गैस की ज़रूरत है तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को उसका मुतबादल में किस तरह लेके आ सकते हैं, और जब हमारे पास गैस सरप्लस में पड़ी होती है तो हम गैस को किस तरह उसके मुतबादल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जब तक हम कोई ऐसी सेंट्रल पॉलिसी मेकिंग बॉडी और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल नहीं करेंगे और वो पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म नहीं होंगी, तो उस टाइम तक हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये हमारा चलता रहेगा, बल्कि बढ़ता रहेगा। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इसको अगर हम अपनी इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ हैं इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो इसको पॉलिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स से इसको बहुत दूर रखना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट आए उसको एक लेके चले, बल्कि इसमें तमाम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी एक तरह के वो स्टेक होल्डर हैं, ना कि सिर्फ कारोबारी अदारे, वो भी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि इन्होंने आके आगे लेके चलना है, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं। तो ये वे होगा कि हम खसारे को कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा तरीक़ाकार, कोई ऐसी आप जितना मर्ज़ी लोन्स वगैरह ले लें, जितने मर्ज़ी आप बाहर से फंडिंग करवा लें, IMF के पास चले जाएं, तो जब तक हम अपने ट्रेड बैलेंस को एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक, उस टाइम तक
कभी भी हमारे इकनॉमिक हालात जो हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकते और हमारा जो मुल्क है वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। जी बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कमर साहब, कंक्लूडिंग प्रोग्राम को एंड पे मैं चाहता हूँ कोई ऐसी कुछ चीज़ें अपने अवाम तक पहुँचाएँ, अपने डिपार्टमेंट तक पहुँचाएँ जिनका कोई शायद कोई असर हो जाए। अब इस वक्त मौजूदा हालात में हुकूमत के पास डॉलर नहीं है, हुकूमत को डॉलर चाहिए। अगर डॉलर होंगे तो अवाम को भी कोई रिलीफ दे पाएगी हुकूमत, कोई डॉलर को स्टेबल कर पाएगी, उसकी जो कीमतें बढ़ रही हैं कम हो रही हैं उनको भी स्टेबल कर पाएगी। तो कौन सा मॉडल हमें अपनाना चाहिए? चाइना ने जो किया वो, इंडिया में जो हुआ वो, ये अमेरिका में जो हुआ वो? देखिए बात ये है कि मैंने आपसे पहले ये बात कही कि गवर्नमेंट को इस वक्त इंसेंटिव देना पड़ेगा उन लोगों को जिनके पास पैसा है, जिनके पास ग्रे एरिया में पैसा पड़ा हुआ है, उन लोगों को इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो पैसा बाहर लेके आएँ और वो इन्वेस्टमेंट करें। वो इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के लिए यानी आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गोल्ड भी उसकी ख़रीदारी है, जिसमें आपके अदरवाइज़ रिज़र्व बनाने के लिए आप सिल्वर की ख़रीदारी कर सकते हैं। उसमें फिर आपके पास जो इंटरनेशनली जिस तरह स्कूप बॉन्ड्स और बाकी जारी करते हैं गवर्नमेंट, उस तरह से एक अपने बॉन्ड्स जारी करके तो लोगों से उस इन्वेस्टमेंट में पैसा ले सकती है और उसके ऊपर आप रेट ऑफ रिटर्न दे सकते हैं या अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर एग्जम्पशन दी जा सकती है। दूसरा ये है कि बिज़नेस की एग्जम्पशन। नहीं जो साहब, मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ थोड़ी सी डिस्कस हो जाए हमारी, ताकि हम जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं लोगों को वो समझ आ जाए। अमेरिकन जिस तरह, जब हमारे जिस मुल्क के हालात हैं इससे भी बदतर उनके हालात थे जब अमेरिका ने अपनी कर्ज़ें छाप कर सोना खरीदा आवाम से, कोई शराइत के बगैर, कोई कदगन नहीं लगाई, कोई कुछ से नहीं पूछा जाएगा। आज तक वो सोना उनके पास ज़ख़ीरा है। उसे उन्होंने सोने की कीमत आज जो बढ़ रही हैं हम देख रहे हैं, क्योंकि वो कभी कम नहीं होती। पैसा, करेंसी, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक है सबका बेड़ा गर्क करने वाली ये पेपर करेंसी है, जिसको आज तक हम नहीं समझ पाए या हम लोगों को समझा नहीं पाए या लोगों को एतमाद में नहीं ले पाए। सोने के इवज़ जो पेपर करेंसी छापी जाती है, हमारे पाकिस्तान में इतनी करेंसी छापी गई है, सोना था ही नहीं है, ज़खायर ही नहीं है सोने के। अगर हुकूमत अब ये स्टेप ले ले, पाकिस्तान में जिन लोगों के पास सोना है, सोना तो हमारी आवाम नहीं पहनती ज़्यादा, अब तो चोरी डकैती जैसे हालात हैं, ऐसे हालात में सोना नहीं पहना जाता। तो हुकूमत ऐसा स्टेप ले, जिसके पास जितना भी सोना है सब खरीद ले, पेपर करेंसी छापे, सोना खरीदे, कोई उनसे कोई ना पूछा जाए, कोई शर्त ना पूछी जाए, तो अपने जो ज़र मुबादला उसको बढ़ा सकती है, मुमकिन है। जी इसमें कोई शक नहीं है। मैंने देखें ये डिफरेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट बेसिकली लोगों को इनकरेज करती है कि उनके पास जो पैसा है, जो उनके पास वसाइल हैं, उनको बाहर लेके आएं। जी जी। उन पैसे की इन्वेस्टमेंट दो शेप में है। एक इन्वेस्टमेंट है जनरल बिजनेस में, जिसकी मैंने पहले आपसे बात की कि इंडस्ट्री में या बिजनेस में लेके आएं। दूसरी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सूरत में होती है। जी जी। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आप ला के लोगों से पैसा लेके और उसको भी आगे ले सकते हैं। फिर तीसरा, जिस तरह आपने ये अमेरिका वाली मिसाल दी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने रिजर्व भी उस वक्त क्रिएट किया और उन्होंने वो सक्सेसफुल भी रहे उस मॉडल पे। उसके बाद पाबंदी भी लगा दी। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप लोगों को इंसेंटिव दें कि हम आपसे नहीं पूछते कि आपसे कहाँ से पैसा आया है या आपने गोल्ड कब से लिया है, किस तरह लिया है। तो लोगों से अगर आप गवर्नमेंट बाय करती है तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपके रिजर्व भी ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर लोगों को भी एक बेनिफिट मिलेगा। देखें बेसिक आपका जो सारे का सारा सिस्टम है ये सर्कुलेशन ऑफ मनी से ही चलना है। जी जी। पैसे को जितना घुमाएंगे, जितना बिजनेस में इस्तेमाल होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में इस्तेमाल होगा, तो अल्टीमेटली आपकी सर्वाइवल बनेगी। जब ये पैसा गवर्नमेंट के पास वाफर मिकदार में आता है, उसकी इन्वेस्टमेंट के आप प्रोब करके इसमें डिफरेंट आप डिज़ाइन करके मॉडल्स उन शोबा जात में आप उसकी इन्वेस्टमेंट करके फिर आगे अल्टीमेटली उसको आप बिजनेस साइकिल में ला सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर देखें जिस तरह आपने स्टॉक मार्केट में भी पहले 2-3 किस्म की एग्जम्पशंस दी, बड़ी स्पेसिफिक थी, अब उसको थोड़ा सा
लिबरल हो के उस पर दे दें, उस एमनेस्टी को दे दें। आप एमनेस्टी का शायद मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, वो कटले प्राइस पॉइंट भी हुकूमत ने बंद किए थे, उनको तो डॉलर में बदल लें, इनको बड़ा इनाम रख दें। हाँ, उसमें इसमें कन्वर्ट करके, यही मैं इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहा हूँ ना, यही सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ जी, कि आप अपने बॉन्ड्स की सूरत में, आप शेयर्स की सूरत में, आप डिफरेंट जो स्कूप बॉन्ड्स जारी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनकी सूरत में, तो आपको कोई ना कोई एक बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा जो लोगों को अट्रैक्ट करे और जिसमें ये लोगों को समझ आए कि यार दिस इज़ द रियल इन्वेस्टमेंट, इसमें हमें जाना चाहिए, जिसमें मुल्क का भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। जी जी, ये लोगों को बात समझानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अगर हमने इसको और थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर दिया, जिस तरह हमने पिछले 6-8 माह में मुख्तलिफ चीज़ों में टाइम ज़ाया हो गया, ये अगर 6-8 माह टाइम हमने ज़ाया कर दिया तो फिर ये शायद हमारी जो परचेजिंग पावर है ये और कम हो जाएगी। आम बंदे की जब परचेजिंग पावर कम होगी, जब मैसेज जो है इसमें इन्वेस्टमेंट में आएंगे और इस इस तरफ आएंगे, पैसे को लेके आएंगे, तो फिर गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। अगर स्पेसिफिक लोग ही आएंगे, स्पेसिफिक लोग ही उसमें बेनिफिशियरी होंगे, तो शायद उसमें मुल्क जो बेनिफिट चाह रहे हैं हम, जो आपने बात की, जिस प्रपोजल की आप डिस्कस कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट के जो रिजर्व्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाए, फिर वो शायद नामुमकिन होगी। इसलिए इसको गवर्नमेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल इन तमाम चीज़ों को, जो जितने तमाम स्टेक होल्डर हैं उनको लेके बैठें, एक फाइनल डिसीजन करें और उस फाइनल डिसीजन को 10-15 साल के लिए एक दफ़ा बनाएं। जो गवर्नमेंट इसमें तब्दील हो, लेकिन इन पॉलिसीज में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इंडिया पे भी कमर साहब ऐसे ही है, उन्होंने मुआशी इमरजेंसी लगा के हाँ, कुछ स्टेप लिए थे, स्टेप जिसका आज तक इंडिया की हुकूमत को फायदा हो रहा है। देखें ना आप, पिछला जो 8-10 साल का एरा है उसमें उन्होंने चीज़ों को सीधा किया। मोदी ने जब आया तो उसने आके आपके पैसों वाला जो दरबारों से, उन्हें बड़े बड़े मंदिरों से सोना उतार लिया, कब्जे में ले लिया था। तो देखें, इसमें तो जब स्टेट के मामला आते हैं उसमें तो हर्ज नहीं है जी जी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ये शर्त होनी चाहिए कि जब आप लोगों से पैसा लें, आप उन लोगों का हक ड्यू तौर पे अदा ना करें। सही, उसमें फिर बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसमें फिर डंडी ना मारें कि जो पैसा आपने लिया लोगों का, जिस तरह आपने 98 के बाद आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट अब लोगों के फ्रीज किए और लोगों को बेचारों को कोई बेनिफिट नहीं दिया। स्टेट ने तो बेनिफिट ले लिया और दूसरे जो बेनिफिट लेने वाले थे, ताकतवर हल्के वो मार बेचारे लोग, वो ले गए, और एक आम शख्स जो अपने पैसे बचा के बैठा था या अपनी इन्वेस्टमेंट बचा के बैठा था, उसने आपके बैंकिंग सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग किया, उसने मुल्क को भी स्ट्रॉन्ग किया फॉरेन रिजर्व रख के, रूल्स ऑफ लॉ, उसका नुकसान, रूल्स ऑफ लॉ का जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिल्कुल ये जो बिल्कुल तमाम लोगों के लिए एक फेयर ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी दें और फिर इस मुल्क को आगे चलाएं, यही इसके हल है। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं। अच्छा, आशिक अली राणा साहब, 21 मिलियन एकड़ जो हम ज़मीन है वो हम इस्तेमाल में अभी तक ला सके हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 75% ज़मीनें हमारी अभी काश्तकारी के बगैर पड़ी हैं। अगर इंडस्ट्रियल का हमने एक नारा लगाया था 70 में, एग्रीकल्चर मुल्क था, इंडस्ट्री का नारा लगाया, इंडस्ट्रियल बनेंगे, दोनों नहीं बन सके हम। अब भी कोई ऐसा सिनेरियो है हुकूमत के पास, जितना भी कर्जा लेती है वो सिर्फ मुल्की और गैर मुल्की इन्वेस्टर को लाकर सिर्फ ज़मीनें जो गैराबाद है उनको काश्तकार के लिए कामयाब बना लिया जाए, एग्रीकल्चर ही बन के हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमारी जितनी जो है एग्रीकल्चर लैंड है वो सारी उसमें सोसाइटीज़ बन गई हैं। अब जितना ग्रीन एरिया है उस पर पाबंदी के बावजूद आप देखें सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं और बगैर ज़राई ज़मीन पे सोसाइटी का बंद करते हैं, सोसाइटी का कानून पास ना करें, गैराबाद लाके उनमें सोसाइटी बनाएं। ये ऐसे ही है, लेकिन फिर भी सोसाइटीज़ बन रही हैं और वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। और एक रूडा का अदारा बना है, उसके जो नियर जितनी भी एरियाज आते हैं उस पर भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ सोसाइटीज़ की बजाय हमें जितनी लग्जरी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं हमारे मुल्क में पैदा हो सकती हैं। आशिक साहब, हो सकती है, हमारा मुल्क तो फिर हम क्यों दुनिया के कदमों में बैठे, क्यों मेहनत नहीं करना चाहते, क्यों ये जानबूझ के हुकूमत ने हमें पीछे किया है, या हम अवाम खुद हड्राम है? अवाम तो हड्राम नहीं होती, लेकिन उनको वो सहूलतें नहीं है, उतना पैसे नहीं है जो अपनी ज़मीनों को बात कर सके। तो जो भी साहब, हम जो थे पहले गंदम एक्सपोर्ट करते थे, जी जी, इस साल हमने गंदम इंपोर्ट की है, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है ना। अब सैलाब आ गया, अब ज़मीनें जो काश्त के काबिल 1-2 साल नहीं रही, लेकिन एक तो सैलाब ने तबाहकारियाँ की, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ये भी अल्लाह का करम है, जो ज़मीनें जिनको पानी नहीं मिला था वो अब काश्त के काबिल हो जाएंगी, उससे ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है। बेनिफिट होगा। असल हम अपने किसानों को इसमें इंसेंटिव दें, बेनिफिट्स दें, उनको इसमें हमें आसान शराइत पे जो कर्ज देने चाहिए, और इंडस्ट्री लगाना बहुत ज़रूरी है।
हमें बजाय रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, और हुकूमत को चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई रिलीफ पैकेज दें। आशिक साहब देखें, अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब ने किसानों के लिए ऐलान किया 17 अरब रुपए का, 50 करोड़ अरब जो कमर्शियल बैंकों से कर्जा उठाया गया, सख्त तरीन वो शराइत पे 17% पर कर्ज उठाया गया। जब 23-24% पे आप किसी को कर्जा देंगे तो किसान फार्मर चल सकेगा? मुझे बताएं ईमानदारी से, वो कर सकेंगे सर्वाइव? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। उसमें ये है कि हमारे जब तक हमारी जो बिजली के प्राइसेस हैं वो कंट्रोल पे नहीं होगी, क्योंकि बिजली वहाँ जरूरत है, ट्यूबवेल लगते हैं जी जी, और हमारी जो अनाज है, बीज है, उसके लिए हमें जब तक सब्सिडी नहीं गवर्नमेंट देगी किसानों को, आज भी किसान स्ट्राइक कर रहे हैं, सड़कों पे हैं। जी जी, तो वजह ये है कि हमें उनको सोलर देने चाहिए, सोलर प्लांट वो लगाएं और मुख्तलिफ ऐसे हम उनको इंसेंटिव दें जिसकी वजह से वो अपनी ज़मीनें बजाय हाउसिंग सोसाइटीज़ को बेचने की बजाय उस पर काश्तकारी करें। जी जी। हमारा जितना चाइना का मॉडल आशिक साहब हमारे सामने है, उन्होंने मैन्युफैक्चर पे जोर दिया पूरी कौम के ऊपर। आज वो कहाँ खड़ा है? आज सुई से लेकर जहाज तक वो बना रहा है कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में मुमकिन है तब जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम नहीं होगी। हमारी जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं करती, चाइना उसे सस्ती दे देता है। वजह ये है कि चाइना को कॉस्ट कम पड़ती है। हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ जो है, एम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट फिर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है। 41,000 मेगावाट बिजली हमारे पास मौजूद है। कल से हम ऐलान किया हुकूमत ने 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी, 10 बजे शादी हाल बंद होंगे, बिजली का शॉर्टफॉल आने वाला है। 26,000 मेगावाट सिर्फ पाकिस्तान इस्तेमाल करता है बिजली। 38,000 के वो बिजली वो पे करता है एजेंसियों को। वो पैसा इतना घपला कहाँ लेके जाएगी हुकूमत? जो भी है वॉटएवर करने वाले, ये अवाम का हक है, अवाम तक नहीं पहुँचाया जा सकता। यूबी साहब, इसको तो सेक्टर को आज़ाद नहीं किया जा सकता। जो लोग बिजली बनाए सस्ती बिजली फराहम करें खुद। सस्ती बिजली क्या, कल तो हुकूमत ने ये कह दिया है कि बिजली में जो हमारे डेफिसिट आ रहा है टैक्स में, वो हमने बिजली पे लेवी ड्यूटीज बढ़ा के, पेट्रोल पे मारना आवाम को ही है, मारना आवाम को ही है। हमने 10-10 रुपए यूनिट फिर बढ़ रहा है शकम से, और उससे क्या होगा, इंडस्ट्री हमारी वैसे ठप बंद हो जाएगी। बंद हो चुकी है आशिक साहब, टेक्सटाइल तो पहले बंद है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। इस वक्त की जरूरत है कि एमनेस्टी दे जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कंसर्न है उनको, कि वो इंडस्ट्रीज लगाएं, अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्ट पैदा करें, जिससे मैं आशिक साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँ। इंडस्ट्री कमर साहब, हमने थोड़ा सा डिस्कशन की थी ज़मीन के ऊपर। जो हमारे गैर आबाद अलग ज़मीनें हैं 75% पड़ी हुई हैं, क्या वाकई उन पर हम एग्रीकल्चर के ज़रिए अब हम सर्वाइवल कर सकते हैं मुल्क? हमें इंपोर्ट की ज़रूरत है, गैर मुल्की कर्ज़ों की ज़रूरत है? उसमें देखें बात यह है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल कर सकती है। जी जी। उसमें जो तो स्टेट लैंड है उसमें दो तरह का काम हो सकता है। एक तो कुछ अपना इस वक्त आपको भी पता है कुछ कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है बड़े लेवल पे। जी जी। आप उनके साथ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाके और उस ज़मीन को हम आबाद कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए गवर्नमेंट उनको दे। और उसमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो अभी बिल्कुल वहाँ से कोई आउटपुट नहीं है, एक तो वहाँ से आपको आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। दूसरा ज़ाहिर है जब उस एरिया उस सेक्टर में लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके लिए मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है। फिर दूसरी दो तरह की लैंड, दूसरी जो है वो पर्सन ओन्ड लैंड है, लोगों की ज़मीनें हैं ज़ाती, और उनके पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि वो उस ज़मीन को आबाद कर सकें। उसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये लास्ट जब आपने ज़िक्र किया कि गवर्नमेंट ने 17 अरब रुपए के लिए उनका एक पैकेज का ऐलान किया और उसके साथ ही ये भी ऐलान किया कि ये इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जी जी। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे मुश्किल हालात जो हैं, आम शख्स जो कारोबारी है उससे हट के जो ज़िम्मेदारी से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए हैं। जिस वक्त फसल लगाने का टाइम है उनको खाद महंगी मिलती है, हर चीज़ महंगी मिलती है, बीज महंगा मिलता है, उनको उस वक्त जो अच्छा बीज है वो नहीं मिलता। फिर तीसरी बात है जो इस वक्त फ्यूल की प्राइसेस हैं, जो जहाँ जिन एरियाज़ में अनइरिगेटेड एरिया हैं जहाँ पे ट्यूबवेल के ज़रिए से बुवाई होती है वहाँ पे डीज़ल की खपत है।
और जो इस वक्त डीजल का रेट है वो किसान के बारे में आ ही नहीं सकता। 228 रुपये सर, बहुत महंगा। और उससे बड़ा जुल्म ये होता है कि जिस वक्त उसकी फसल तैयार होती है फिर रेट कम हो जाता है, उस वक्त उसका रेट कम हो जाता है। अभी चीनी वालों ने किया है, गन्ने के रेट के ऊपर किया है। जिस दिन जिम्मेदार के हाथ से फसल निकलती है, मिडिल मैन के हाथ में जाती है, उसी दिन उसका रेट जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। ये हमेशा से बेबस हो गई थी। ये हमेशा से पिछले एक समझें कि हम शायद पिछले 50 सालों से इस एक सिचुएशन का शिकार है कि जिस वक्त फसल आती है उस वक्त किसान को रेट कम मिलता है। सही कह रहे। इस सिस्टम को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की जो परचेजिंग है, जिस तरह गंदम की परचेज करती है, कुछ फसलों की परचेज होती है, उसमें भी लोगों के साथ बड़ी ज्यादती होती है। जी जी। उसमें बारदाने का उनके लिए इशू है। आप इसको एक फ्री स्टाइल में इसको दे दें कि गंदम की जो खरीदारी है इसका जो गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है, ये इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ही ट्रेडर को होता है। जब हम इसको थोड़ा सा अगर मैनेज करके एक सिस्टम के ज़रिए इन लोगों से प्रॉपर तरीके से ख़रीदारी करके गवर्नमेंट सही तरह से खुद ख़रीदारी करे, आम लोगों को बैन करते हैं खरीदारी। सही कह रहे। मैं जी जी। फिर इस प्रोडक्ट को आप लेके आए तो किसान को भी फ़ायदा है जी, और उसको उसकी जो सही उसकी मजदूरी है काम करने की वो भी मिलेगी, और अल्टीमेटली स्टेट को फ़ायदा होगा कि ये जितना चीज़ें हैं ये आम लोगों के लिए बैन करके स्टेट इसको सर्व करे। आशिक साहब सिर्फ एक मिनट है मेरे पास। जिस तरह कमर साहब ने अभी कहा, बहुत सी उन्हें चीज़ें बताई हैं जो आज अगर लोगों की समझ में आ जाएं, डिपार्टमेंट की समझ में आ जाएं। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हमारे फोकस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हमने जाना ही नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आवाम से 22 करोड़ आवाम से बच्चे के पैम्पर्स से लेकर मरने वाले कफन तक वसूल किए जाते हैं। तो फिर क्यों ना हम वो स्टेप उठाएं, वो मॉडल उठाएं कि कल्चर का, ज़मीनों का, लोगों को उस तरफ ही लगा दें। जितना को पैसा कमाएगा उतना ही खर्च करेगा ना, तो पैसा तो फिर हुकूमत के पास आ सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में। जितना हम कर्जा लेते हैं वो एक कर्जा एक दफ़ा आवाम के लिए उनके ऊपर खर्च दें। जिस तरह आप अभी पार्टनरशिप का कहा, क्योंकि 75 साल में दूसरे ममालिक में ये है, एक दूसरे मुल्क का बंदा उस मुल्क का बंदा पार्टनरशिप पे कारोबार करते हैं, वो हमारे पाकिस्तान में आज तक फ़रोग नहीं पा सका। हुकूमत आवाम के साथ पार्टनरशिप कर ले तो मुमकिन है। जी बिल्कुल मुमकिन है। अगर ऐसा हो जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप पहले भी हुकूमत करती रही है। हमारी कई जो कंपनीज ऑलरेडी हैं जो गवर्नमेंट की थी पहले, वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से ही चल रही हैं। तो इस वक्त की ज़रूरत है कि हम इस तरह की जिन इदारों को हम दूसरों को गिरवी रख रहे हैं उनको अवाम पे पार्टनरशिप बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, लोगों के पास, जिनके पास पैसा, वो पार्टनरशिप पे अवाम के साथ काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकता है। और इसमें हम अवाम जो गवर्नमेंट है उसको जो मिसाके मुआशत पे दस्तखत करे और ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, चाहे गवर्नमेंट चेंज भी हो और मुल्क के लिए उन्हीं पॉलिसीज़ को लेकर के चले, फिर हमारा मुल्क जो है आगे जो अल्लाह ना करे दिवाली होने से बच सकता है। और हमें डॉलर की बजाय युआन पे आना चाहिए अब। सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने डॉलर की वजह से अपनी करेंसी पे आ जाए, लेन देन कर ले। जो इंडिया ने मुआहदा किया रशिया से, अपनी करेंसी में किया उन्होंने। चाइना से अब इम्पोर्ट करें, हमारी इम्पोर्ट बेसिकली सारी होती चाइना से है, तो अगर हम डॉलर की बजाय युआन में करें तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा डॉलर पे। सही कह रहे हैं। इस तरह की पॉलिसीज बनाएं, इंडस्ट्री की जो है वो एमनेस्टी लेकर आए ताकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज का फ़रोग हो। एमनेस्टी तो अब सबके लिए आनी चाहिए जी, सबके लिए, क्योंकि हर दफ़ा खास तबकात को नवाजा जाता है। ऐसे अगर सोना खरीदना है उसके लिए एमनेस्टी होनी चाहिए, या जहाँ से ब्लैक मनी वाइट में आ सकती है उस पर ऐसी कदगन ना लगाएं। सबके लिए छोड़ दें, वो टैक्स पेयर है या नहीं है, फाइलर है या नहीं है, सबके लिए हो। बिल्कुल। और ऐसा हो कि हमें हमारे जो फॉरनर्स हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको हम इन्वाइट करें कि अपने मुल्क के अंदर वो इंडस्ट्री लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, रेदर देन के वो जाए रियल एस्टेट के अंदर, वो हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं ताकि मालिकों में ऐवानों में जो बैठे हैं वो बेईमानी छोड़ दें, वो लूटना शुरू कर दें, तो सबको यकीन आ जाएगा और सबका सिम्मत दुरुस्त भी हो जाएगी। आशिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, कमर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जिन दोस्तों ने आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, अपनी जो तजवीज़ दी, उनका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।